वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं सब लोग? जैसा कि कल निश्चित हुआ था कि आज हम लोग जो हमारे 3 थिंकर बचे हुए हैं, जिसमें से एक कार्ल मैनहीम है, एक क्लिफर्ड रीड्स है और एक पीरे बोर्दियू है। कोशिश करेंगे कि इन तीनों थिंकर्स को हम आज इस क्लास में ख़त्म करें और इसके बाद हम लोग और जो भी सिलेबस होगा उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आज सबसे पहले जिस थिंकर के बारे में हमें बात करनी है उनका नाम है कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम का नाम या फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक ही फील्ड से ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। आपके लिए उसी को समझना इम्पोर्टेंट है, जिसमें से एक किताब है इनकी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पर, जो पहला इनका बड़ा काम माना जाता है, और दूसरी एक शानदार किताब है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ये 2 किताबें हैं और इन्हीं दोनों टॉपिक्स को छोटे छोटे तरीके से हमें आज समझना है। जब हम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, मैंने आपसे कई बार बताया है कि ज्ञान एक बहुत ही जटिल अवधारणा है। किसे ज्ञान कहा जाना चाहिए, ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं, ज्ञान कहाँ से आता है, या ज्ञान कैसा दिखता है, या ज्ञान क्या होता है, इन सारी बातों को हम पढ़ते और समझते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी फील्ड है जो कि ज्ञान के मुद्दों के साथ डील करती है। कुछ समय पहले अभी हम लोग एक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे जिनका नाम था एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें कि हम कह रहे थे कि हम ज्ञान मीमांसा पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज भी ज्ञान के सामाजिक कारणों और ज्ञान के सामाजिक प्रभावों की चर्चा करती है। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को विकसित करने का श्रेय, वैसे तो अगर आप थोड़ा सा दर्शन के संदर्भ में जाएंगे, एजुकेशन के रेफरेंस में जाएंगे, तो आपको फ्रांसिस बेकन का भी नाम आता है। लेकिन सोशियोलॉजी में एक बहुत ही विकसित फील्ड जिसे हम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज व्यवस्थित तौर पर, डिसिप्लिन के तौर पर विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो कार्ल मैनहीम को जाता है। कार्ल मैनहीम ने इसमें आइडियोलॉजी के बारे में बताया, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में बताया, और बताया कि कैसे लोग अपनी चीज़ों को सीखते हैं, कैसे इस ज्ञान को वो सीखते हैं। ये जो ज्ञान का समाजशास्त्र है, जिसे हम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कह रहे हैं, इसी के साथ एक थियरी जुड़ जाती है जिसे कि हम कहते हैं थियरी ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिटर्मिनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है जिसे हम कहते हैं थियरी ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिटर्मिनिज्म। अब ये थियरी ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिटर्मिनिज्म क्या है? ध्यान देंगे कि उस टाइम पर एक सिद्धांत बहुत ज़्यादा पॉपुलर था जिसको अस्तित्ववाद कहते थे। अब ये अस्तित्ववाद क्या होता है? इसे हम एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। जब हम ज्ञान के स्रोतों के बारे में जिक्र करते हैं कि ज्ञान कहाँ से आएगा, तो कोई कहता है कि ज्ञान अनुभव से प्राप्त किया जाएगा। किसी का मानना है कि ज्ञान जो है प्राप्त करने को हम अगर करके सीखें तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी का मानना है कि ज्ञान प्रकृति से सीखा जा सकता है। कुल मिलाकर के कार्ल मैनहीम का ये मानना था कि वी डू नॉट थिंक इन वैक्यूम, यानी हम निर्वात में कुछ भी नहीं सीखते। हम जो कुछ भी सीखते हैं कहीं ना कहीं उस पर समाज का प्रभाव तो होता ही होता है। इसी से रिलेटेड इन्होंने ये थियरी दी जिसको कि ये नाम देते हैं थियरी ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिटर्मिनिज्म। क्या चीज़ है ये? यानी कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व में मौजूद है। इसे हम कहते हैं निर्धारणवाद, अस्तित्व निर्धारणवाद। तो जो एग्जिस्टेंशियल डिटर्मिनिज्म है, इसमें मैनहीम ने बताया कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसमें सबसे पहला प्रभाव तो टाइम का पड़ता है, यानी समय। हम किस समय में पैदा हुए हैं। मान लेते हैं हम कि कोई व्यक्ति है जो कि 1857 में पैदा हुआ है, तो उसके सामने देश आज़ाद नहीं है, तो उसके सामने वो चुनौतियां हैं और उसकी परवरिश उस अनुसार की जाएगी। कोई व्यक्ति 1947 में पैदा हुआ तो उसकी परवरिश हो सकता है अलग तरीके से हो। कोई व्यक्ति हो सकता है 2000 में पैदा हो तो उसकी परवरिश अलग हो, और आज 2025 में पैदा हो तो उसकी परवरिश अलग हो। हम में से ही बहुत सारे लोगों ने बचपन में मोबाइल नहीं देखे, बचपन में मोबाइल या कंप्यूटर या फिर इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था। लेकिन आजकल के बच्चे वो हमसे ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली इसीलिए हैं क्योंकि उनके समय पर ये संसाधन ज़्यादा प्रयोग में आ रहे हैं, ना कि इसलिए कि वो कुछ सीख के आ रहे हैं पहले से। ऐसा कुछ नहीं है। मनहीम कह रहे हैं उन्हें जो कुछ भी नॉलेज मिल रहा है वो इसी समाज में मिल रहा है। पहले के लोग नाव चलाना जानते थे क्योंकि उनके समय में नाव चलाई जा रही थी। आज के लोग मोबाइल और लैपटॉप चलाना जानते हैं क्योंकि उनके समय में मोबाइल और लैपटॉप चलाया जा रहा है। तो एग्जिस्टेंशियल डिटर्मिनिज्म कुल मिलाकर के ये बताता है कि हम जिस समय में सोच रहे होते हैं
यानी जब हम सोचते हैं, जब हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो थिंकिंग है हमारी, वो कहीं ना कहीं उस समय से प्रभावित होती है जिस समय पर हम होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो है समय, और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि वो प्लेस कहते हैं, स्थान कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, अगर हम अमेरिका में पैदा हुए होते, अगर आप अमेरिका में पैदा हुए होते तो आपको समाजशास्त्र अंग्रेज़ी में पढ़ना पड़ रहा होता, या हो सकता है आप पढ़ रहे होते, आपको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होती और आपको हिंदी की कोचिंग करनी पड़ती। लेकिन चूंकि आप इंडिया में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं, जो कि एक हिंदी भाषी देश है, तो यहाँ पर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है जो, और आप हिंदी बोलना जानते हैं, अंग्रेज़ी की कोचिंग करनी पड़ रही है। यानी फिर ये बात साबित हो जाती है कि प्लेस भी मैटर करता है। हम जहाँ पैदा होंगे, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा सोचने का तरीका उस हिसाब से होगा। अगर हम किसी साम्यवादी कंट्री में पैदा होते जो कम्युनिस्ट कंट्री है, या कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर किसी अलग तरीके की सरकार चलती है, मान लीजिए आप साउथ कोरिया में पैदा हुए होते, तो आपके सोचने के तरीके अलग होते। आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप अलग तरीके से सोच रहे हैं। यानी व्यक्ति कहाँ पर है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, और किस कालखंड में वो ये बातें सोच रहा है। क्योंकि हो सकता है कि, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि हर समय की ज़रूरतें अलग अलग हैं, हर जगह की ज़रूरतें अलग अलग हैं। अब राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति, या जहाँ पर पानी की दिक्कत है वहाँ रहने वाला व्यक्ति पानी के बारे में सोच रहा है, कहीं पर खाना बनाने के बारे में, मछली पकड़ने के बारे में सोच रहा है, कहीं पर वो कंप्यूटर और सर्विस सेक्टर के बारे में सोच रहा है। तो मैनहीम कह रहे हैं कि थियोरी ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिटर्मिनिज्म है हमें ये बताती है कि ज्ञान जो है वो वैक्यूम में पैदा नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज्ञान निर्वात में पैदा नहीं होता, माने ऐसा नहीं होगा कि कभी केवल बस ज्ञान हो गया, या हमें बस ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान निर्वात में पैदा नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के लिए टाइम और स्पेस, इन दोनों बातों का होना जरूरी है, तब जा कर के हम ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। अच्छा, अब इसी के साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी जुड़ जाती है। जब हम ज्ञान की बात कर ही रहे हैं, जब हम सोचने के बारे में बात कर रहे हैं, कि वी डू नॉट थिंक इन आइसोलेशन, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम आइसोलेशन में नहीं सोच सकते, तो हम कैसे सोचते हैं, एक सामाजिक समूह के तौर पर। हम भले इंडिविजुअल है, लेकिन जो हमारी सोच है वो सामूहिक है। हम कैसे सोचते हैं, सोशल ग्रुप के तौर पर। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो उस समाज ने ही हमें सिखाया होता है। द लाइफ वी लीड, द स्ट्रगल्स, द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन आवर ग्रुप एक्सपीरियंसेस, वी इंगेज इन द इंटरेस्ट वी सीक टू रिटेन। यानी हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम उसे कहीं ना कहीं समाज से ही सीख रहे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं थियोरी ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिटर्मिनिज्म। यहाँ पर मैनहीम इस बात को, जिसे वो आइडियोलॉजी कहते हैं, पहले तो इसको समझ लीजिए कि आइडियोलॉजी माने क्या। मैनहीम कहते हैं कि आइडियोलॉजी विचारों का एक समूह है। अगर कोई आपसे पूछे कि आइडियोलॉजी है क्या, सही मायने में जब हम कहते हैं कि पूंजीवाद अच्छा नहीं है, या मार्क्सवाद अच्छा नहीं है, गांधीवाद अच्छा है, या कोई और वाद, तो जब हम किसी वाद के बारे में बात करते हैं, तो हम उस विचारधारा का समर्थन कर रहे होते हैं। एक विचारधारा एक तरीके का फ्रेम है। ये जो विचारधारा है, ये एक तरीके का फ्रेम है जो कि हमें किसी निश्चित दिशा में सोचने के बारे में ले जाता है। जैसे अगर हम कहें, अगर मैं मार्क्सवादी हूँ, तो मैं, जाहिर सी बात है, मेरे सिद्धांत मार्क्सवाद से प्रेरित होंगे, और मैं मार्क्सवाद की तरह ही सोचने के बारे में सोचूंगा कि भाई पूंजी बड़ी ख़राब चीज़ है, पैसा नहीं कमाना चाहिए, है ना। मतलब मेरी आइडियोलॉजी मार्क्सियन है। अगर मैं गांधीयन आइडियोलॉजी पर चलूँ तो मेरी आइडियोलॉजी अलग हो जाएगी। अगर मैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलूँ, अगर मैं किसी लिबरल आइडियोलॉजी पर चलूँ, या अगर मैं फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी पर, तो आइडियोलॉजी का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ सोचता है, जब वो किसी एक पर्सपेक्टिव की तरफ सोचता है, जब वो एक परिप्रेक्ष्य की तरफ सोचता है, जैसे कि हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं। यहाँ पर इस आइडियोलॉजी के मैनहीम ने दो भाग बताए। पहले को वो कहते हैं टोटल आइडियोलॉजी, यानी संपूर्ण विचारधारा, और दूसरे को वो कहते हैं पार्शियल आइडियोलॉजी, यानी आंशिक विचारधारा। ठीक है, पहली हो गई टोटल आइडियोलॉजी और दूसरी हो गई पार्शियल आइडियोलॉजी। अब अगर हम यहाँ पर आपसे मानव मस्तिष्क के बारे में बात करें, अगर हम आपसे कहें, मान लेते हैं ये हमारा और आपका मस्तिष्क है,
तो मनहीम कहते हैं कि इस मस्तिष्क में केवल और केवल 2% हिस्से में, माने इतने हिस्से में क्रांति के बीज होते हैं, चेतना के बीज होते हैं, जबकि 98% हिस्सा हमारा अगड़म बगड़म चीज़ों से भरा रहता है। केवल ये 2% है जिसमें चेतना है, 2% का दिमाग है जिसमें कि कॉन्शियसनेस है। बाकी 98% दिमाग हमारा सिर्फ दैनिक क्रियाओं में और उन सब में चलता रहता है। तो सोचिए कि अगर 2% दिमाग के साथ हम इतने क्रियाशील हो सकते हैं, अगर हम इतने क्रिएटिव हो सकते हैं, तो अगर कहीं इस 2% को बढ़ाकर 10% कर दिया जाए, 20% कर दिया जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के टोटल आइडियोलॉजी और पार्शियल आइडियोलॉजी की बात यहाँ पर ये एक बड़ी बात है कि विचारधारा के 2 प्रकारों के बारे में कार्ल मैनहीम बताते हैं और कहते हैं कि जिसे हम क्रांति कहते हैं, वो क्रांति ये 98% वाला कभी नहीं ला पाता। 98% का दिमाग क्रांति कभी नहीं ला पाता, क्योंकि ये तो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त है, खाने कमाने में व्यस्त है। ये जो 2% का दिमाग है हमारा, ये जो 2% का दिमाग है, इसी में चेतना के बीज होते हैं, जिसको कि ये कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये जो चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये ही हमें समाज के सही गलत या अच्छे बुरे चीज़ों के बारे में भान कराती है, बताती है कि आइडियोलॉजी क्या चीज़ है। यहीं पर मैनहीम एक और कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे कि ये फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं, मिथ्या चेतना कहते हैं। ये मिथ्या चेतना क्या है? कई बार हमारी 2% की आइडियोलॉजी पर भी पर्दा पड़ जाता है और हम किसी अवधारणा को, किसी विचारधारा को पूरी तरीके से समझे बिना ही उस पर अमल कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि कोई भी विचारधारा जो कि सेट ऑफ आइडियाज़ है, सेट ऑफ बिलीफ्स है, जिस पर कि एक तरीके से फ्रेमवर्क, एक फ्रेम है जिसमें कि आपको सोचना है, उसके अंदर रह करके आपको सोचना है। तो इसके 2 प्रकार हैं, टोटल और पार्शियल। लेकिन ये जो टोटल आइडियोलॉजी है, ये 98% की, इससे कोई मतलब नहीं है। सही मायने में जो चेतना के बीज हैं तो केवल इस 2% की आइडियोलॉजी में है, क्रांति के बीज तो केवल 2% आइडियोलॉजी में है। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं 2%, इस 2% से सोच रहे हैं, और यही 2% इन सब चीज़ों से, समाज में क्या चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, किस समय, किस स्थान, हर चीज़ से ये 2% शेप अप हो रहा है। यानी ये 2% के लिए ही सारी मगजमारी हो रही है। मैनहीम कहते हैं कि अगर हम आइडियोलॉजी और इसी के साथ साथ मैनहीम यूटोपिया के बारे में भी बात करते हैं। अब ये यूटोपिया क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किताब भी है। तो टोटल आइडियोलॉजी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समूह की वो विचारधारा जो कि उसके मूल में है, जो कि उसके मूल में है, या उससे वो छुड़ा ही, पीछा नहीं छुड़ा सकता। यानी कुछ भी कर लो वो तो रहेगा ही। कई ऐसे विचारधाराएं हैं जो कि नारीवाद को केंद्र में रखती हैं, कई ऐसी विचारधाराएं हैं जो कि दलितों को केंद्र में रखती हैं, कई ऐसी विचारधाराएं हैं जो जनजातियों को केंद्र में रखती हैं। तो ये विचारधाराओं का जो ग्रास रूट लेवल है, या जो इनकी बेसिक आइडियोलॉजी है, वो कभी नहीं बदलेगी। हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, लेकिन जो टोटल आइडियोलॉजी होगी इनकी, जो 98% का हिस्सा होगा, वो प्रायः बदलता नहीं है। ठीक है। अच्छा, जबकि हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये 98% आइडियोलॉजी शेप हुई, कैसे ये 98% आइडियोलॉजी बनी। जब हम इस फॉल्स कॉन्शियसनेस को समझते हैं, तो मनहीम कह रहे हैं कि चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे वो किसी भी तरीके की अवधारणा हो, समय के साथ उसमें बहुत सारी मिथ्या बातें, बहुत सारी मिथक बातें जुड़ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं जो कि मार्क्स ने खुद कभी नहीं कही, लेकिन मार्क्स के नाम से लोग बेच रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम सारे कोट्स होते हैं जो उस संबंधित व्यक्ति ने कभी नहीं कहे, लेकिन उन कोट्स को बार बार उस व्यक्ति के नाम से जोड़ जोड़ कर बताया जा रहा है, और आप मान लेते हैं कि हाँ ये इसी व्यक्ति का कोट है, और कई बार आप कह भी देते हैं। फॉल्स कॉन्शियसनेस समझाने के लिए इन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद के बारे में हमें कुछ गलत बातें बता दी जाती हैं, किसी भी विचारधारा के बारे में हमें कुछ गलत बातें बता दी जाती हैं, और हम उन्हीं को सच मानकर उन्हीं को डिफेंड करने लग जाते हैं, जिससे कि वो जो आइडियोलॉजी होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, आइडियोलॉजी बाधित होती है। ठीक है। तो इसे वो क्या बोलते हैं, विचारधारा के तौर पर देखते हैं। अब जब हम यूटोपिया की बात करते हैं, जब हम यूटोपिया के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये यूटोपिया भी 4 तरीके की हो सकती है। जैसा कि
वो बताते हैं। ये यूटोपिया 4 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? क्योंकि यूटोपिया क्या है, अब पहली बात तो ये समझ लीजिए, यूटोपिया का मतलब हो जाता है एक स्वप्न लोक, है ना। जो यूटोपिया है, यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी बात जो कि हो सकता है हो जाए, या बहुत संभावना नहीं होती है कि वो कभी हो पाएगी। तो यूटोपिया से यहाँ पर कार्ल मैनहीम का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, कई बार वो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, या अपनी कल्पना को इतना ज़्यादा जोड़ देता है कि वो यूटोपियन बातें करने लग जाता है, वो यूटोपिया की बातें करता है। कार्ल मैनहीम कह रहे हैं इस यूटोपिया के 4 प्रकार होते हैं, वो चारों प्रकार आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला, जैसे कि कहते हैं ऑर्जिस्टिक चिलाज्म, इनका इंग्लिश में ही नाम आपको याद करना पड़ेगा, हिंदी में इनका कोई ऐसा नाम खास है नहीं। ऑर्जिस्टिक चिलाज्म। दूसरे को कहते हैं लिबरल यानी उदारवाद। तीसरे को हम कह रहे हैं कंजर्वेटिव यानी संरक्षित कह लीजिए या फिर संकुचित कह लीजिए, कंजर्वेटिव। और चौथे को हम कहते हैं मॉडर्न कम्युनिज्म यानी आधुनिक साम्यवाद। ये 4 तरीके की इन्होंने यूटोपिया के बारे में जिक्र किया है, जो कि समाज में प्रचलित रहती हैं, जो कि समाज में हैं। कि अगर हम अगर आप आर्जिस्टिक चिलाज्म के बारे में बात करें, तो ये एक ऐसी घटना है जो कि कहती है कि सब कुछ विनाश हो जाएगा जब एक बहुत बड़ा विध्वंस होगा, जिसे विध्वंस कह सकते हैं। बहुत बड़ा विध्वंस होगा, बहुत बड़ा विनाश होगा और पूरी सृष्टि ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद पूरी सृष्टि का सृजन फिर से किया जाएगा। हो सकता है कि कोई ऐसे बड़े देवता आएंगे, जैसे हर धर्म में ऐसा कहा जाता है ना कि कल की अवतार जैसी एक चीज़ होगी, है ना, कल की अवतार होगा, या फिर कोई और बड़े पैगंबर आएंगे, बड़े कोई वो आएंगे, तो वो क्या करेंगे, पूरी सृष्टि को बदल करके रख देंगे, विध्वंस हो जाएगा। जब पूरी सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा तो फिर एक नई व्यवस्था स्थापना होगी, एक नई तरीके की चीज़। अब ये है क्या, ये बात है तो यूटोपिया ही, लेकिन इसको आप नकार भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि कार्ल मैनहीम कह रहे हैं आइडियोलॉजी एक व्यवस्थित विचारधारा है जो कि चल रही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काल्पनिक बातें हो जाएं तो वो यूटोपिया में बदल जाती, जैसा कि मार्क्स के साथ हुआ। दूसरे नंबर पर है उदारवादी यानी लिबरल। लिबरल आइडियोलॉजी या लिबरल यूटोपिया ये बताती है कि नहीं नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे और शैक्षिक सुधार होंगे, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, हर व्यक्ति अपने हक के विषय में जागरूक होगा। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस यूटोपियन आइडियोलॉजी को लेके चलती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, दीन से जागो और आज़ादी मांगो, कुछ इस तरह की। लेकिन हर आदमी को उस के लिए प्रेरित करने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो उदारवादी यूटोपिया हमें, या लिबरल यूटोपिया हमें ये बताती है कि कैसे व्यक्ति को लॉजिकल बनाया जाए, कैसे उसे लॉजिकल बातें बताई जाएं, कैसे उसको जो है सुधारा जा सके। ये सुधार पर केंद्रित है, ये सुधार के बारे में बात करती है। कंजर्वेटिव आइडिया ये रूढ़िवादी विचारधारा है, ये कह रही, ये रूढ़िवादी स्वप्न लोक है, रूढ़िवादी विचार है। ये कह रही है कि नहीं नहीं, ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है उसको ही बने रहने दो, उसमें कोई चेंज मत करिए आप प्लीज़, जो चीज़ जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिए, व्यवस्था बनी रहेगी तब काम होता रहेगा, सिस्टम जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। और चौथे नंबर पर आता है मॉडर्न कम्युनिज्म। ये आधुनिक साम्यवाद यानी मार्क्स वाली बात कि सब कुछ ऐसी जगह आएगी जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश कर दी जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अंत हो जाएगा। लेकिन इन चारों ही बातों में जो मैंने आपको बताई हैं, क्या आपको लग रहा है इन चारों में से कोई एक भी हो पाएगा? और होने को तो हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ना तो विध्वंस विनाश आए, कोई देवता आ जाएंगे, ना तो एकदम सब शैक्षिक सुधार जाएंगे, ना तो परंपराएं ही टिकी रहेंगी, परंपराएं भी नहीं टिकी रहेंगी, वो भी बदल जाएंगी, और ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का अंत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कार्ल मैनहीम कह रहे हैं कि इसी हिसाब से अगर हम देखें तो 4 तरीके की यूटोपियन, 4 तरीके की स्वप्न लोक की बातें हमारे समाज में चल रही होती हैं, जबकि आइडियोलॉजी हमें ये बताती है कि हम किसी विचारधारा को कैसे जो है सोचते हैं, कैसे जोड़ते हैं, और समय के साथ उनमें परिवर्तन भी ज़रूरी है। और अगर हम समय के साथ परिवर्तन न करें तो ही वो यूटोपिया बन जाएंगी। भाई उदाहरण के लिए अगर हम गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करें,
जो कि कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब लोग अपना कुछ कौशल सीखें, स्किल सीखें और हम सूत काटेंगे, है ना, अपनी मशीन से हथकरघा चला के। लेकिन आप बताइए, क्या आज के युग में सूत काट करके वैश्विक महाशक्ति बना जा सकता है? क्या आज के युग में बदलती दुनिया के साथ मुकाबला किया जा सकता है हथकरघा चला के? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए वो बात भी एक, वो अगर किसी बात को बहुत एक्सट्रीम पे ले जाया जाए तो कार्ल मैनहीम कह रहे हैं वो एक यूटोपिया ही बन जाती, क्योंकि विचारधाराएं कभी भी वास्तविक या फिर मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत वास्तविक हों, या बल्कि उनकी जड़ें सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों के भीतर होंगी। यानी जो उनकी रियलिटी की जो एक्चुअल जानकारी है वो कहाँ होगी, या तो उनके हिस्ट्री के संदर्भ में होगी, या उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट में होगी। तो इसे हम कहते हैं यूटोपिया। कार्ल मैनहीम का दो ही बेसिक थियरी हैं, जो है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया और सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज मैंने अभी आपको बताया, और आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कुल मिलाकर के ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो खैर नहीं है इसमें आपके लिए, मतलब कार्ल मैनहीम एक छोटा थिंकर है, मैंने आपसे कल भी बताया था, उसमें पढ़ने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं है। इतनी ही बातें हैं। इतनी बातों में से अगर आपको लगता है कि कुछ आपको पूछना चाहिए या कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मुझसे पूछ लीजिए। फटाफट 1 मिनट ले लीजिए और 1 मिनट में उसको देख लीजिए, क्योंकि हम लोग और भी 2 थिंकर कवर करना चाहते हैं। चलिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर है। नहीं भी क्लियर होगा तो आप मुझे बताइएगा, हम उसे जो है दोबारा करा देंगे, कभी समझा देंगे। दूसरे नंबर पर एक थिंकर आता है जिनका नाम है क्लिफोर्ड ग्रीड्स। दूसरे नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर आता है जिसे कहते हैं क्लिफोर्ड ग्रीड्स। क्लिफोर्ड ग्रीड्स 2 मायने में इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये एंथ्रोपोलॉजी के हैं, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर क्लिफोर्ड ग्रीड्स पूरी तरीके से सोशियोलॉजी को भी डिनोट करते हैं। आपने जो सोशियोलॉजी पढ़ी है या आपने जो इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस पढ़े हैं, उसमें क्लिफोर्ड ग्रीड्स और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि क्लिफोर्ड ग्रीड्स सीधे सीधे उस एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, उस मानव शास्त्री समाज के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर सिंबल्स और प्रतीक का बहुत बड़ा महत्व है। यानी अगर हम प्रतीकों की बात करें, अगर हम सिंबल्स की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लिफोर्ड ग्रीड्स भी एक छोटे थिंकर हैं, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। क्लिफोर्ड ग्रीड्स को जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि वही उनकी थियरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। क्लिफोर्ड ग्रीड्स ने बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें लिखी, जिसको कि इन्होंने हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो क्लिफोर्ड ग्रीड्स ने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे करके उनके बारे में बात करी है। पहले तो इनकी कुछ किताबों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इनकी एक बहुत सबसे जो इनकी फेमस किताब है वो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति की व्याख्यात्मक सिद्धांत। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर इनकी सबसे ज़्यादा फेमस किताब है। उसके बाद एक दूसरी किताब है जिसका नाम है द रिलीजन ऑफ जावा, यानी जहाँ पर इन्होंने जावा कम्युनिटी में धर्म के सिद्धांतों के बारे में बात करी कि धर्म क्या मतलब किस बारे में बात करता है। तो इन्होंने जावा कम्युनिटी के रिलीजन के बारे में बात करी। ठीक है, तो 2 बातें हैं जो आप ध्यान रखिए, बाकी तो और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लिस्ट तो आपके पास है ही किताबों की। जो 2 किताबें हैं इन्हें आप ध्यान रखिए। पहले नंबर पर आ जाता है द रिलीजन ऑफ जावा, पहले नंबर पर आ जाता है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, और दूसरे नंबर पर आ जाता है द रिलीजन ऑफ जावा। अगर आप क्लिफोर्ड ग्रीड्स को देखें तो क्लिफोर्ड ग्रीड्स अपने आप में एक बहुत ही शानदार विचारक हैं। ये शानदार विचारक 2 कारणों से हैं। पहला कि क्लिफोर्ड ग्रीड्स ने जनजातीय समुदाय की जो स्टडी करी, जनजातीय समुदाय का जो अध्ययन किया, उसमें क्लिफोर्ड ग्रीड्स बताते हैं कि इस समाज में जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर एथनोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस समाज में एथनोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये एथनोग्राफी है क्या? एथनोग्राफी का मतलब होता है नृजातीय वर्णन। ये जो नृजातीय वर्णन है या फिर ये जो एथनिक स्टडीज़ हैं, इनका क्या मतलब है? जब हम कहते हैं एथनोग्राफी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी
चीज़ें शामिल हो जाती हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी थियरीज शामिल हो जाती हैं जो कि दिखती नहीं हैं। या फिर आप ये कहें कि एथनोग्राफी एक ऐसी विधा है जो कि छोटे छोटे तत्वों को समेट करके उसकी व्याख्या करने पर ध्यान देती। बहुत ही शानदार तरीका है एथनोग्राफी किसी भी चीज़ को पढ़ने का। हम एथनोग्राफी के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर आपको एक बात और समझनी होगी कि क्लिफर्ड ग्रीड्स ने एक बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार काम किया, जिसकी वजह से हम एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे हम सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। आपने ऐसी तमाम सारी चीज़ें देखी होंगी जो कि अलग अलग ट्राइब्स में हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो कुवेड हो। कुवेड क्या होता है आपको पता है, सह प्रसविता कहते हैं। चाहे वो गोल गधेड़ो हो। गोल गधेड़ो वो एक तरीके की विवाह की रस्म होती है जो कि भील जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। चाहे वो घोटुल हो, जो कि आप जानते हैं वो एक सेक्सुअल एजुकेशन के लिए एक चीज़ होती है। तो इन सभी का कुछ ना कुछ मतलब, या एक और आपने चीज़ पढ़ी थी जिसे आप कह रहे थे कि कॉन्स्पीशियस वेस्ट क्या होता है ना, कॉन्स्पीशियस वेस्ट के बारे में। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बताती क्या हैं, ये सही मायने में इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर का ही जिक्र कर रही हैं। क्योंकि जनजातीय समाजों में जो बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर या एथनोग्राफी जिसे कि आप कह रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर संस्कृति का एक छोटे से छोटा तत्व अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें समाहित किए होता है। जैसे कि कुवेड का मतलब आप जानते हैं सहप्रसविता होता है, और ग्रीड्स ने बहुत इंटरप्रेट करके इन बातों को लिखा भी है, बहुत अच्छे से समझाया है। कुवेड का मतलब सहप्रसविता होता है, यानी पत्नी गर्भवती होगी, पत्नी के प्रसव पीड़ा होगा, पत्नी के लेबर पेन होगा, तो फिर पति भी वैसा ही ड्रामा करेगा, पति भी पेट पे तकिया बांधेगा, पति भी वही सारे काम करेगा और वैसा ही करने की कोशिश करेगा। तो यानी ये बात किसी चीज़ का सिंबल है ना, ये किसी को सिंबलाइज किया गया है ना। गोल गधेड़ो क्या है? गोल गधेड़ो एक तरीके का विवाह का है जिसमें खंभे पे नारियल और गुड़ बंधा होगा, चारों तरफ लड़कियां डांस करेंगी, लड़के इस पे चढ़ के गुड़ तोड़ के लाएंगे। तो ये भी किसी चीज़ का सिंबल है ना, घोटुल भी किसी चीज़ का सिंबल है ना। तो ये जो सिंबलाइज किया जा रहा है चीज़ों को, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें या फिर हमारी संस्कृति सिंबल्स के माध्यम से, हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति सिंबल्स के माध्यम से ही आगे चलती है। और अगर सिंबल्स नहीं होंगे तो वो बातें जा ही नहीं पाएंगी आगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि संस्कृति कैसे ट्रांसफ़र होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। तो पूरी पूरी संस्कृति थोड़ी जाती, संस्कृति सिंबल्स के माध्यम से, संस्कृति इन प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से ही तो ट्रांसफ़र होती है। आपने देखा होगा आज भी घरों में जब पूजा होती है या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो जो पुरुष या महिलाएं बनाई जाती हैं दीवार पे, जो पूजा होती है हिंदू ट्रेडिशन की अगर बात करें, तो वो ऐसे बनाते हैं, हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, सबके घरों में ऐसे ही बनते हैं, ऐसे करके कुछ। ये तो उतना अच्छा नहीं बना है, मतलब मम्मी लोग थोड़ा अच्छा बनाती हैं, है ना। यहाँ पे इनके कान में कुछ पहना दिया, ये बन गया। तो क्या आदमी या औरत ऐसे दिखते हैं तिकोने? नहीं दिखते। लेकिन ये कैसे दिख रहे हैं? अगर आप पीछे जाएं भीमबेटका की गुफाओं में, जब हम स्टोन एज में रहा करते थे, तो भीमबेटका की गुफाओं में आपको ऐसे ही चित्र मिलेंगे। यानी सोचो, आज के हजारों हजार सालों पहले ये चीज़ें चलती चली आ रही हैं आज भी। और आज भी हम आदमी या औरत को सिंबलाइज कैसे करते हैं? तुरंत ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया दिया, हाथ बन गए, ये सिर बन गया पुतला। तो ये जो पुतला बनाने की प्रथा है ये वहीं से चली आ रही होगी ना, क्योंकि ये सिंबलाइज किया गया है। तो एथनोग्राफी इन्हीं सिंबल्स के बारे में बात करती है। एथनोग्राफी उन ट्राइबल कल्चर्स की छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में बात करती है, जिससे कि हम उस पूरी बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। ये कुल मिलाकर के बात होती है एथनोग्राफी की। तो एथनोग्राफी क्या कह रहा है कि जो बड़ी सी सामाजिक व्यवस्था है उसके जो छोटे तत्व हैं, उन तत्वों के पीछे छिपे अर्थों को जानने का प्रयास किया जाएगा कि वो छोटे तत्व उन कैसे उस समाज में बड़े अर्थों को इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उन बड़े अर्थों को समझते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी। आइए आगे देखते हैं। अब ये जो इंटरप्रेटेटिव
अप्रोच है। ये कह रहे हैं कि संस्कृति को प्रतीकों के माध्यम से समझा जाना चाहिए, जैसे कि सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में भी कहा गया कि संस्कृति को प्रतीकों के माध्यम से समझा जाना चाहिए, बिना प्रतीकों के संस्कृति को समझा नहीं जा सकता। और यहीं पर एक बहुत ही शानदार थियरी देते हैं, कई बार पूछी भी गई है पेपर में, जिसे कि ये थिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब ये थिक डिस्क्रिप्शन क्या है? इसे हिंदी में कहा जाता है गहन विवरण, लेकिन सही नाम इसका थिक डिस्क्रिप्शन ही है, गहन विवरण जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये थिक डिस्क्रिप्शन क्या है? ये थिक डिस्क्रिप्शन को कैसे समझा जाए? थिक डिस्क्रिप्शन को समझाने के लिए इन्होंने बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर्स, बहुत सारे ह्यूमन कल्चर्स, बहुत सारी ट्राइबल स्टडीज़ के बारे में बात करी। थिक डिस्क्रिप्शन से हमारा मतलब किसी एक डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर से है, यानी संस्कृति कैसे बड़े संदर्भ में काम करती है। एक सेकेंड। संस्कृति कैसे काम करती है, यानी संस्कृति कैसे संस्कृति के तत्वों का एक्सप्लेनेशन करती है। हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी प्रतीक बनाते हैं, हम कोई भी सिंबल बनाते हैं, वो कैसे उसके अर्थ और कैसे उसके विवरण जुड़ जाते हैं। ग्रीड्स कह रहे हैं कि अगर हम अपनी पलकें झपकाते हैं, सिंपल सी बहुत छोटी सी बात है, पलकें झपकाने से भी हमें बताता है कि हम अलग अलग संदर्भ में, भाई पलकें तेज से झपकाना, एकदम से झपकाना, एक आंख झपकाना, यानी सोचो पलकें झपकाने के भी अलग अलग मतलब हो सकते हैं अलग अलग संदर्भ में। आंख मारना है ना, आंख मारना तो जैसे कहते हैं ना आंख मार दी उसने, हो सकता है वो पलक झपका रहा हो, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि आंख मार दी। एक आंख झपक गई तो आंख मारना हो गया, दोनों आंखें झपक रही हैं तो हो सकता है झपकी आ रही हो। कई बार जल्दी जल्दी जब आंखें आप ब्लिंक करते हैं तो उसका मतलब कुछ और। ये तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के थिक डिस्क्रिप्शन या फिर गहन विवरण का जो मतलब यहाँ पर निकलता है कि कैसे हम उस क्रिया का या हम उस चीज़ों का मतलब निकालते हैं। ग्रीड्स का मतलब है कि ये जो प्रतीक हैं ये कैसे मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं इस सामाजिक जगत में रहने के लायक बनाते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया। कहाँ का एग्जाम्पल, आइए बताते हैं। इन्होंने जावा की स्टडी करी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, द रिलीजन ऑफ जावा में, द रिलीजन ऑफ जावा नाम से जो किताब है, जावा द्वीप समूह पर स्टडी करी। बाली में अध्ययन किया। बाली एक जगह है, सुना होगा ना आपने, बाली। बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं शादी के बाद घूमने, तो सुना तो सबने ही होगा इंस्टाग्राम पे देख देख के। तो बाली जो है एक बहुत अच्छा सा आइलैंड है। तो बाली में इन्होंने कहा कि स्टडीज़ इन बाली, एक किताब भी इनकी, वहाँ पर इन्होंने एक चीज़ देखी कि लोग कॉक फाइट कराते हैं। ये कॉक फाइट क्या है, यानी मेरा मुर्गा और तुम्हारा मुर्गा, मैंने मैंने एक मुर्गा पाला हुआ है और एक मुर्गा मान लेते हैं किसी एक्स पर्सन ने पाला हुआ है, तो वो दोनों मुर्गे आपस में लड़ेंगे। लेकिन क्या आप बताइए, जब वो मुर्गे लड़ रहे होते हैं तो क्या मुर्गे लड़ रहे होते हैं? नहीं, उन मुर्गों के रूप में व्यक्ति की ईगो लड़ रही होती है। मान लेते हैं एक पर्सन एक्स है और एक पर्सन वाई है, एक मुर्गा एक्स का है, एक मुर्गा वाई का है। इन दोनों में जब लड़ाई होगी तो लड़ाई किसकी किसके बीच में हो रही है? एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई के, हालांकि जो मुर्गे हैं वो लड़ रहे हैं, एक्स और वाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़ाई एक्स और वाई के बीच की है। अगर आपको 90s की फिल्में याद हो, 90s से 2000 के बीच की जो फिल्में हैं, उनमें एक बहुत कॉमन सीन होता था कि वो घोड़े पर पैसा लगाएंगे, क्या बोलेंगे उसे, कुछ बोलते हैं, हॉर्स रेस पे पैसा लगाएंगे, है ना। वो हीरोइन, वो चाहे शाहरुख खान की कोई मूवी हो, चाहे सलमान खान की कोई मूवी हो, उसमें ये बड़ा कॉमन होता था कि वो घुड़सवारी करते हैं या वो उनका हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं, या तो ये घोड़ा जीतेगा, आज तो ये घोड़ा जीतेगा, बड़ा कॉमन होता था। तो जब कई बार आपने देखा कि विलेन का घोड़ा जीत जाता था तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि वो घोड़ा थोड़ी लड़ रहा है, वो लड़ तो उन दोनों का ईगो रहा है। अब ये बात कौन समझे, ये बात कैसे आपको पता चली? इसके लिए ही तो थिक डिस्क्रिप्शन बनाया गया, क्योंकि ग्रीड्स कह रहे हैं कि वो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दूर से देखेगा तो कहेगा मुर्गे ही लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप उस समूह में जाएंगे, जब आप उस जगह पर रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे नहीं, मुर्गा तो केवल
दिखाने के लिए है, सही मायने में तो ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी हैं, ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी प्रतियोगिता करते हैं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आप टेकन 3 खेलते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि वो लोग जो कि गेम खेल रहे हैं वो कितने ज़्यादा पैशनेट होकर के खेल रहे हैं कि मुझे सामने वाले अपोनेंट को हरा ही देना है बस। तो इसे वो थिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं। थिक इसमें उन्होंने बताया कि बैलिनीज जो कॉक फाइट है, बाली में बाली को बैलिनीज कहा जा रहा है। बैलिनीज कॉक फाइट एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच का। यहाँ पर ध्यान देंगे कि इंटरप्रिटेशन पे ये सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इसके एक नहीं कई कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये जो इंटरप्रिटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसके एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये आप अपने आसपास देख सकते हैं, है ना। जैसे इंसान कहता है नाक कट गई, तो नाक कट गई इज़ अ सिंबल, ना कि नाक कट गई, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही व्यक्ति समझता है चीज़ों को कि कैसे चीज़ें घटित हो रही हैं। अच्छा, तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो व्याख्या करने वाली अप्रोच है, वो कह रहे हैं कि कॉकफाइट वॉज नॉट जस्ट अ गेम बट अ डीप प्ले दैट रिफ्लेक्टेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बेलिनीज कल्चर। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को, वो अपनी अपनी प्रभुता दिखाना चाह रहे हैं। शादी समारोहों में आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पर गालियाँ गाई जाती हैं, और वो गालियाँ मतलब लड़के पक्ष की तरफ को दी जाती हैं और लड़के वालों को गालियाँ दी जाती हैं, और लेकिन उस बात का कोई बुरा नहीं मानता है। लेकिन वही शादी हो जाने दो, एक दिन बाद निकलो रास्ते में गरियाने लग जाओ, देखो क्या होगा फिर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप किस जगह पर हैं, कहाँ पर हैं, किस कल्चरल कंटेक्स्ट में हैं, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर हम उस कल्चरल एनालिसिस की बात करें, तो जो इंटरप्रिटेटिव अप्रोच है वो हमें ये समझा रही है कि अगर हम समझना चाहते हैं किसी भी संस्कृति को, तो उसके लिए हमें उसकी डीप एनालिसिस करनी होगी, उसका थिक डिस्क्रिप्शन करना होगा। अगर थिक डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो मैंने जैसा कि आपको चीज़ें बताई, बस वही खास खास बातें ध्यान रखिएगा। एक किताब है इनकी द रिलीजन ऑफ जावा, एक किताब है स्टडीज़ इन बाली, और एक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। यानी संस्कृति का व्याख्या करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वास्तव में सामाजिक संरचना को या सांस्कृतिक संरचना को समझना चाहते हैं, तो आपको संस्कृति की व्याख्या करना आना चाहिए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर आना चाहिए, संस्कृति की व्याख्या आनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए कि क्लिफर्ड ग्रीड्स में, वैसे तो क्लिफर्ड ग्रीड्स एक छोटा थिंकर है, मैंने आपसे बार बार बताया था ये, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ पूछने लायक है तो पूछ लीजिए। ये कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि चाहे आप गांव में रहें, चाहे आप शहर में रहें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखने में तो बहुत छोटी हैं। जैसे गांव में सबसे बड़ी लड़ाई क्या होती है कि इन्होंने हमारी मेढ़ तोड़ दी। मेढ़ मतलब गांव, आपके खेत के चारों तरफ की जो पगडंडी होती है, वो एक सीमा होती है कि आपकी खेत इतने से इतने तक है। लेकिन मान लीजिए बगल में किसी का खेत और लगा हुआ है, तो उसने आपकी खेत की मेढ़ तोड़ के यहाँ से नई मेढ़ बना दी। और गांव में अगर आप पता करें, तो जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे कि मेढ़ तोड़ने को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं। मेढ़ तोड़ने को लेकर के सबसे ज़्यादा गोलियां चलती हैं, सबसे ज़्यादा मारपीट होती है, सबसे ज़्यादा कई बार मर्डर्स हो जाते हैं। क्योंकि वो मेढ़ थोड़ी तोड़ रहा है, वो तो फिर कह दिया जाएगा अरे तुम तो हमारे घर में घुस आए, ये धरती तो हमारी माँ है और तुमने मतलब मेढ़ तोड़ दी और तुम कैसे कब्जा कर दिए हमारे घर पे। तो ये बहुत बुरा माना जाता है, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम लोग इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल जब हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं तो कोई पेपर लगा लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, और जो है उसे पढ़ लीजिए, कुछ भी अपना जो आप पढ़ना चाहें। ठीक है, ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।